Hello and welcome to UPSC Prep World. Today we are going to discuss GS Paper 1 solution, expected cutoff and its analysis. My name is Sanjay Kumar and this is all about me. The approximate topic-wise breakup of GS Paper 1 is as follows. In polity, we have approximately 18 to 19 questions. In geography, we have approximately 16 to 18 questions. Environment and ecology, approximately 12 to 14 questions came. Science and technology, approximately 12 to 14 questions came. In history, ancient, we had some difficult level questions. 4 questions were there. In medieval, we have 2 questions. In modern, we had 3 to 4 questions. And art and culture, we had 5 to 6 questions. In economy, we had 10 to 12 questions. And GK, current, society, defense, IR, we had approximately 12 questions. And government schemes, this time 4 questions were there. So what are the key takeaways from GS paper 1? Please focus on basic concepts. Basic concepts is a must, इसलिए NCERTs are a must. आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन NCERT वो मिस मत कीजिएगा. And stay updated on current affairs. That is, keep your eyes, ears open. Don't just rely on only books. Explore other sources like ministry websites. Skim through newspapers. I am not telling you to spend 2 to 3 hours on newspapers. नहीं, आपको उतना टाइम नहीं है कि आप न्यूज़पेपर आप दिन में 2 से 3 घंटे आप दे सके. बट स्किम थ्रू न्यूज़पेपर्स. आप इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस, नई स्पीसीज अगर मिली है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कुछ बुक लॉन्च हुआ है. कमिंग टू कट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेपर वाज मॉडरेट एज पर मी. इट वाज नाइदर टू टफ नॉर टू इजी, so it was moderate. And considering the past few years, cut-offs are in the lower range. So if you are getting 80 or above, you should seriously start preparing for your mains. And anyways, you have to prepare for mains. Either this year or for the next year, you have to prepare. 2-3 questions may differ because we have seen that UPSC solutions tend to have some different answers. So let's start. I'll be crisp and short and we will discuss questions one by one. This is set number 1, GS paper 1. Let's begin. Question number 1. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. So टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है और इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो होता है शॉर्ट वेव, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो वो होता है लॉन्ग वेव. तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से जो है हमारा एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता है, और जो रिटर्निंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो लॉन्ग वेव होता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है. तो ये रॉन्ग है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. ये सही है. ये बेसिक एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी. तो इसका आंसर होगा आपका डी. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स. ये एकदम सही है. एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स. ये एकदम सही है, और ये इसी रीजन ही यही है जिसके कारण की थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो है इक्वेटर में हायर होता है. अगर आप अर्थ को देखेंगे तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर को बहुत हाई ले जाती हैं, और इसलिए आप देखेंगे ट्रोपोस्फेयर का जो होता है हाइट, वो थिकनेस, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है. तो इसलिए इसका आंसर होगा ए. ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस. आप बेसिक ज्योग्राफी है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. और इसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रीज यस, एश एंड डस्ट यस, नाइट्रोजन कंपाउंड्स यस, सल्फर कंपाउंड्स यस. तो वोल्केनिक इरप्शंस में ये सारे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following is a correct inferences from isothermal maps in the month of January? The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. जनवरी है, ये विंटर सीजन होता है इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको। तो आइसोथर्म जो है वो ये बेसिक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ये ज्योग्राफी। तो नॉर्थ पे डिविएट करता है ओशियन में एंड साउथ पे डिविएट करता है कंटिनेंट में। तो सिंस ओशियन का हीट रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है और कॉन्टिनेंट्स का, लैंड का हीट रिटेनिंग कैपेसिटी कम होता है, इसलिए ये एकदम सही है। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गलत है क्योंकि ये वार्म ओशियन करंट्स है ये। तो ये विंटर में क्या करते हैं कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ तो बेंड होते हैं बट वार्म है ये। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होगा ए, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? ये बेसिक ज्योग्राफी, ये भी ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में या रिसोर्सेज में मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं दो, कोटे डिआइवरी एंड घाना, ये आपके कोकोआ, टू ऑफ द लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? तो घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, इन सारी नदियों में सबसे पहले आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कोसी जो है सबसे ईस्ट में होगी। तो ये दो आप ऐसे ही रूल आउट कर सकते हैं और इसका आंसर है बी। ये गोमती जो है लखनऊ के पास मिलती है, घाघरा आपको बनारस के पास मिलती है एंड देन आपका गंडक, फिर उसके बाद कोसी। ये भी ज्योग्राफी का बेसिक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और रिवर भी आप अगर देखें रिवर सिस्टम तो आप आराम से बना सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये भी जियो का ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो ये तो सही है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, ये भी एकदम सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी सही है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ये एकदम सही है। ये बेसिक हमारा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। वेदरिंग इरोजन अगर आप पढ़े हैं तो ये इसमें आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने से आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव ए बॉर्डर विथ नॉर्थ सी? तो नॉर्थ सी का अगर आप मैप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि फिनलैंड जो है वो बॉर्डर नहीं करता है, जर्मनी करता है, नॉर्वे करता है, रशिया नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी का है। इस बार ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आए और मोस्टली एनसीईआरटी से आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रखिएगा, एनसीईआरटी कभी भी मिस ना होने पाए। फर्स्ट, धुआंधार फॉल्स, मालवा रीजन, नर्मदा, ये मालवा नहीं अमरकंटक रीजन है। हुंड्रो फॉल्स, छोटा नागपुर, ये रांची के पास है, सुवर्णरेखा ये राइट है। गेरसोप्पा फॉल्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सारावती रिवर पे है, ये गलत है, सारावती रिवर पे है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स पे है, ये सिर्फ इसी पे आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जस्ट मैप के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये आपको कौन से माउंटेन कहाँ पे हैं तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेंट्रल एशिया वॉशेस माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, तो ये वॉशेस माउंटेन है, ये सेंट्रल एशिया नहीं, ईस्ट फ्रांस। और यूरोप में अल्प्स है लेकिन ये फोल्ड माउंटेन्स है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियंस फोल्ड माउंटेन्स एकदम सही है। साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन्स, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें डोनगी पोलो एयरपोर्ट, ये अरुणाचल प्रदेश में है।
कुशीनगर यूपी में, विजयवाड़ा तेलंगाना। तो ये डोनीपोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट ये दोनों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, और विजयवाड़ा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट था लेकिन उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बाद में कन्वर्ट किया गया, तो इसलिए ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच बनाए जाते हैं, और ब्राउनफील्ड जो होते हैं वो अपग्रेड किए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 2, दैट इज ए। With reference to water vapor, which of the following is are correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude. ये एकदम सही है। और its percentage is maximum at the poles, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा only 1, ये भी 0 है। 13th, annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 to 250 centimeter. What type of climate is this? तो आप देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। चाइना टाइप में आपको थ्रू आउट द ईयर आपको नहीं होगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो लो नहीं रहेगा। मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है ये आपका आंसर होगा। ये भी ज्योग्राफी है। और एनसीईआरटी में अगर आप कोपेन्स क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। CFB टाइप का क्लाइमेट है ये। नेक्स्ट, कोरियोलिस फोर्स, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ये एकदम सही है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी सही है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जाते हैं हमारा कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है। तो ये भी ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये आपके हो गए सी। 15th, on June 21st every year which of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hours? तो अगर आप देखेंगे इक्वेटर नहीं होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, आर्कटिक सर्किल होगा। ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी। इसका आंसर होगा डी। One of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? तो इसका आंसर होगा हमारा कॉन्गो बेसिन। ये भी आपका बेसिक ज्योग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू परफ्लोरोएल्काइल एंड परफ्लोरोएल्काइल substances PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statements. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials, एकदम सही है। PFAS are not easily degraded in the environment, ये भी सही है। ये approximately 80,000 years लेता है और इसलिए ये persistent pollutant है। और persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation, ये bioaccumulation में भी animal bodies में ये देखा गया है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये एनवायरनमेंट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बेसिक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैराबिड, बीटल्स, सेंटीपीड, फ्लाइज, टर्माइट, वास्प्स, पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स? तो ये करंट में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये वास्प्स एक तरह का पाया गया था जो इसको ये पैरासिटॉइड स्पीसीज कंसीडर करते हैं हम। तो ये एनवायरनमेंट का है, लेकिन करंट में ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये न्यूज़पेपर में आप स्कीम करते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो कैराबिड बीटल्स ये पैरासिटॉइड स्पीसीज हैं। सेंटीपीड नहीं है, ये डेटिवोरस होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे खाते हैं। फ्लाइज होते हैं, टर्माइट्स भी होते हैं। ये टर्माइट्स नहीं होंगे इसका आंसर, क्योंकि टर्माइट्स वो अपना डेटिवोरस और इन वो ओमनिवोरस हम बोल सकते हैं, वो उनका फीडिंग पैटर्न अलग होता है। तो इसका आंसर होगा ओनली 3, दैट इज बी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली? तो ग्राउंडनट हमारा पीनट होता है। तो पी फैमिली में होने का मतलब है लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस जो हम बोलते हैं। तो ग्राउंडनट भी होता है, हॉर्स ग्राम भी है, सोयाबीन भी है। तो इसका आंसर होगा ऑल 3।
तो ये हम बेसिक एसएनटी में इसको रख सकते हैं। ये इन्वायरमेंट में क्वेश्चन में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एकदम सही है। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, नहीं, ये फ्रूट्स पे फीड करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स सिकाडा, फ्रॉगहॉपर, पॉन्ड स्केटर आर, ये आपको एनवायरनमेंट में बेसिक जो आपका सिकाडा ये था आपके न्यूज में थे, इसलिए ये क्वेश्चन आपका करंट में एनवायरनमेंट का करंट पोर्शन आप बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, मैनी च्युइंग गम्स आर फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एकदम सही बात है। मैनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, तो ये बहुत सारे च्युइंग गम्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो उनका गम बेस एज ए यूज किया जाता है, इसलिए इन्वायरमेंट में वो जाके एज ए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बन जाते हैं। इसलिए बोथ स्टेटमेंट 2 and 1 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंट्री एंड एनिमल्स फाउंड इन इट नेचुरल हैबिटेट, ये इंद्री जो है एक तरह का प्राइमेट है और ये मेडागास्कर में मिलता है। अगर आपने मेडागास्कर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। फिर एल्क, ये एक तरह का डियर है और हाँ, ये इंद्री जो है मेडागास्कर में मिलता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एल्क है, ये एक तरह का डियर है, ये आपको मिलता है, तो इसलिए ये पहला इंद्री जो है ये रॉन्ग आंसर है। एल्क जो है वो डियर है और ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा और ये लीस्ट कंसर्न्ड है इसका स्टेटस। बोनोबो, ये अफ्रीका में आपको कॉन्गो बेसिन में मिलेगा और ये भी एक तरह का प्राइमेट है, ये एप कैटेगरी में है और ये इंडेंजर्ड है, इसलिए कोई सा भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी और ये इन्वायरमेंट में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये रॉन्ग है, ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज are the initiatives of the organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis, ये सही है। The main focus of its function is to grant fund to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation, ये funds grant नहीं करता है, इनका मेन पर्पस है sensitization, education, advisory, तो इसलिए ये रॉन्ग है, इसका आंसर होगा ओनली 2, A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आजकल हम लोग हर ईयर देख रहे हैं कि UPSC जो है एनिमल बिहेवियर पैटर्न्स, जेस्टेशन पीरियड, ये सब पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो जस्ट उसी टाइप पे है, एनवायरमेंटल कैटेगरी में इसको ले सकते हैं। लायंस डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, हम देखते हैं लायन जो है सोशल एनिमल है, इसलिए इनका कोई, ये पूरे पैक में रहते हैं, फैमिली, और फीमेल्स जो है वो हंट करती हैं और मेल्स जो है टेरिटोरी और फीमेल्स को बचाते हैं। तो लायंस इसलिए क्या है, उनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, तो ये एकदम सही है। अनलाइक मोस्ट बिग अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर, ये भी सही है, चीताज रोर नहीं कर सकते हैं। और अनलाइक मेल लायंस, लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये गलत है। ये लेपर्ड्स भी अपनी टेरिटरी को सेंट मार्किंग अपने यूरिन से और अपने बॉडी को बाय फ्रिक्शन ट्रीज में रगड़ते हैं, तो फिर अपना सेंट छोड़ते हैं उसमें, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली, दैट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। तो ये करंट में काफी दिनों से ये चल रहा था, तो 100 मिलियन फार्मर्स जो है वो इनिशिएटिव है टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। So first, it is a platform for accelerating the transition towards food and water systems that are net zero, carbon nature positive, and that aims to increase farmer resilience.
तो ये इसका आंसर होगा। हम दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस एंड ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री बहुत छोटा पार्ट है एग्रीकल्चर एज ए होल का, वो इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है कि वो 100 मिलियन फार्मर्स को सपोर्ट कर पाए, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म fully integrated with service providers and built on blockchain and lets buyers, sellers and third parties to trade fertilizers quickly and securely, ये भी wrong है। It is a platform with the mission of encouraging the farmers to form farmer product organization or agri-business consortium, thus facilitating the access to global open market to sell their products, ये भी wrong है। Next, battery storage, biomass generators, fuel cells, rooftop solar photovoltaic units. How many of the above are considered distributed energy sources? तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज से आप समझ सकते होंगे कि आप एज ए स्टैंड अलोन विदाउट कनेक्टिंग टू द ग्रिड आप इसको यूज कर सकते हैं, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स। तो इसका बैटरी स्टोरेज भी सही है, बायोमास जनरेटर भी सही है, फ्यूल सेल्स और रूफटॉप फोटोवोल्टाइक यूनिट्स ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट, which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? ये बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा, ये दिया हुआ है 12th की बायोलॉजी में। तो इसका आंसर है ए, फिग। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। ये आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स, रेफरेंस बुक्स जैसे शंकर आईएएस में भी ये दिया हुआ है। तो और हाँ, एनसीईआरटी में भी आपका ये है। तो बटरफ्लाइज में आपको जैसे एक मोनार्क बटरफ्लाई होता है, ये क्या होती है, पॉइजनस थोड़ा होती है और इसलिए डिस्टेस्टफुल हो जाती है, तो प्रेडेटर जो है इस पे प्रे करना नहीं चाहता है। फिश, बहुत सारे फिश होती हैं जो पॉइजनस होती हैं। फ्रॉग्स जैसे डार्ट फ्रॉग्स हैं जिनके स्किन पे पॉइजन्स रहते हैं और उसको जो एबोरिजिन्स जो आदिवासी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो हंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आपका सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग कैशियो, पपाया, रेड सैंडर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। तो रेड सैंडर्स तो हम जानते हैं ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है और ये नेटिव टू इंडिया है। कैशियो जो है ये ब्राजील का नेटिव है। पपाया जो है मेक्सिको का है नेटिव। जियोग्राफी में इसको देख सकते हैं हम, और इसका आंसर ओनली 1 होगा, ए। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीज, कंसिडर द फॉलोइंग। आरटीजीज आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। ये गलत है क्योंकि ये फिजन रिएक्टर नहीं होते हैं, ये रेडियो एक्टिव डीके हो रहे होते हैं। प्लूटोनियम 238 का रेडियो एक्टिव डीके, और उससे जो हीट जनरेट हो रहा होता है वो उससे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम करते हैं। RTGs are used for powering onboard systems of spacecraft, ये एकदम सही है। RTGs can use plutonium 238 which is byproduct of weapons development, ये भी सही है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं, और ये जो इसका आंसर होगा 2 and 3। नेक्स्ट, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। ये गलत है। डॉर्फ स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन जायंट स्टार्स। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, स्टेटमेंट 2, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये एकदम सही है, और इससे भी आप समझ जाइएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर जायंट स्टार्स का ज़्यादा है तो वो जल्दी मर जाएंगे, और इसलिए डॉर्फ स्टार्स जो हैं वो लॉन्गर सस्टेन करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ये आपको मे बी मतलब नेचुरली नहीं आए, हो सकता है इसका सोर्स भी आपको नहीं मिले, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मैं बोलूँगा।
क्योंकि आप नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में एटलीस्ट कंफ्यूज हो सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड तो आप फिर भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रेडार्स बी यूज्ड। तो हम जानते हैं रेडार्स जो है वो थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है तो आप ये जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन में यूज कर सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एंड एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट ये एक्चुअली हम एक्सरेज, स्निफर डॉग्स, केमिकल मेथड्स, इनसे पता कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2, दैट इज बी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, राफेल, मिग 29, तेजस, मार्क 1। तो राफेल है 4.5th जनरेशन, मिग है 4th जनरेशन और तेजस भी हम 4.5th जनरेशन ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको हम रख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। तो व्हाट आर हाइड्रोजेल्स? हाइड्रोजेल्स जो होते हैं एक तरह के मेम्ब्रेन पॉलीमर होते हैं जिनका मेम्ब्रेन होता है और उसमें क्या है, बहुत ज्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। तो क्या इसको हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स यूज कर सकते हैं? हाँ। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ये भी यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको रख सकते हैं। फिर 37th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो अगर फ्यूल सेल अगर हम जानते हैं पावर्ड बाय हाइड्रोजन होगा तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो वाटर निकलता है, लेकिन वो हीटेड फॉर्म में होता है इसलिए वाटर वेपर। तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and approximately discussed with the context of which one of the following? इसका आंसर होगा आपका long duration energy storage. 39th, membrane bioreactors are often discussed in the context of, इसका आंसर होगा D, waste water treatment. Next, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of. देखिए, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो होता है एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म टूल होता है और ये जो है मनी मार्केट में यूज होता है। तो इसलिए हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। तो ये बहुत बेसिक सोसाइटी का क्वेश्चन है, ये आपको सोसाइटी के हर बुक में एनसीईआरटी में तो आराम से मिल जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो है टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, दैट इज 14 to 49 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा डी, सोसाइटी। Next, in India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. ये wrong है। NBFC जो है वो liquidity adjustment facility window ये नहीं access कर सकती है। In India, foreign institutional investors can hold the government securities, एकदम सही है। In India, stock exchanges can offer separate trading platform for debts, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 and 3 only, that is D. Next, 43. In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? Insurance companies, pension funds, retail investors. ये इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ये तीनों इसका राइट आंसर होंगे, दैट इज डी। 44th, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये काफी इजी क्वेश्चन है। आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स
मोटर व्हीकल्स ये तो नहीं होगा। करेंसी स्वैप, हाँ ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपका इसका आंसर होगा 1 and 3, दैट इज डी। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपको बेसिक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। और ज्योग्राफी में आप जैसे अगर देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट में, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो सेक्टर होता है, जैसे आजकल हम 5 सेक्टर की बात करते हैं, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात करते थे, तो अभी क्वाटरनरी और क्वीनरी सर्विस भी उसमें ऐड हो गया है। तो वो बेसिक उसका डेफिनेशन से ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप जैसे स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये आप टर्शियरी मिलेंगे, सेकेंडरी नहीं है ये। डेयरी फार्म ये आपको प्राइमरी है, सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन ये आपका प्राइमरी होगा, ये रॉन्ग है। वीविंग क्लॉथ ये आपका सेकेंडरी होगा। तो इसलिए आपके 2 ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल: एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में आप इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, ये चारों यूज कर सकते हैं, सी। नेक्स्ट, ये भी बेसिक इकोनॉमिक्स है, आइटम्स और कैटेगरी। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: फार्मर्स प्लॉ, वर्किंग कैपिटल। ये रॉन्ग है, ये एक्चुअली फिक्स्ड कैपिटल होगा। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल सही है। यार्न यूज्ड बाय वीवर फिक्स्ड कैपिटल नहीं, ये तो यार्न जो है एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए ये आपका वर्किंग कैपिटल में होगा। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? तो इसका आंसर जो है, ये बेसिक डेफिनेशन है मेटावर्स का, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक टर्म है। 49th, with reference to the rule imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement: there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India। ये रॉन्ग है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी बैंक के लिए जरूरी होता है। फॉर होली ओन्ड बैंक सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स नहीं होते हैं, इसमें एनआरआईज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, और इंडियन नेशनल्स जो होते हैं उसमें 33% उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये आपका जो आंसर होगा 49th का, ये होगा neither 1 neither 2, D। With reference to CSR, corporate social responsibility rules in India, consider the following statement: CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activity। एकदम सही है। CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities, ये wrong है, ये आपका 2% of the net profit होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा A, 1 only। Next, if the USA, United States of America, were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment। Or statement 2, the USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of the government। तो इसका आंसर जो है, ये आपका फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव द पेमेंट। ये आपका सही है, सॉरी ये आपका रॉन्ग आंसर है। एंड द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ये एकदम सही है, इसलिए क्योंकि यूएसए में जो भी उसका डेट होता है वो आपका किसी भी हार्ड एसेट में नहीं होता है, और ये जस्ट फेथ ऑफ द गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, ये एकदम सही है। और क्रेडिट लाइन जो है, सिंडिकेटेड लोन जो है क्रेडिट लाइन भी हो सकता है, इसलिए ये रॉन्ग है, और इसका आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये भी आपका इकोनॉमिक्स में आप इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी जो है वो एक सॉवरेन करेंसी है, वो डिजिटल फॉर्म में होती है लेकिन आरबीआई उसको बैक करती है। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी, राइट है। इट अपीयर्स एज ए लायबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, राइट। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, ये गलत है। इट्स जस्ट लाइक जो अपनी नॉर्मल करेंसी होती है वैसी होती है, तो ये बैक्ड बाई इन्फ्लेशन, बैक्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं होती है ये। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, डी। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिटेप्स। ये एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, तो न्यायपुत्ता ये रॉन्ग है। साक्यमुनि, ये साक्य क्लान से थे गौतम बुद्धा, इसलिए साक्यमुनि उनको बुलाते हैं साक्यमुनि। तथागत, तथागत का मतलब है करेज टू अटेन इनलाइटनमेंट, तो एनलाइटनिंग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3, दैट इज बी। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट स्टेट डिस्क्रिप्शन। चंद्रकेतुगढ़, ये ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, नहीं ये रॉन्ग है। इनाम गांव महाराष्ट्र, चालकोलिथिक साइट, ये एकदम राइट है। मंगाडू केरला, मेगालिथिक साइट, ये भी सही है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश, रॉक कट केव साइंस, रॉक कट केव साइंस नहीं था ये, तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3, दैट इज बी। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड फोर्ट एट भटकल। ये अगर आपने विजयनगर एम्पायर पढ़ा है तो इसका आंसर आपको आसानी से पता होगा, ए होगा आंसर। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र वाली, तो ये आपको मेडिवल है। क्वेश्चन नंबर 57, विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from the revenue payments in the case of bad harvest or natural calamities. Second, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कॉर्नवालिस ने जो रेवेन्यू कलेक्शन का फॉर्मेट था उसका वो कौन सा था। तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था, और जो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो हम देखेंगे हमारे परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट हम देख रहे हैं कॉर्नवालिस। रायतवारी जो था वो मुनरो एंड रीड उन्होंने दिया था। महलवारी सेटलमेंट जो था वो हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। तो इसलिए जो रायतवारी सेटलमेंट है ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या होता था, ये जस्ट लाइक ऑक्शन होता था और जो जमींदार हाईएस्ट बिडर होता था वो उसको मिल जाती थी जमींदारी, लेकिन अगर भी जमींदार फेल कर जाता था तो वो जमींदारी परमानेंट नहीं थी, जमींदारी आपकी छीन जाती थी और किसी और को दे दिया जाता था। तो ये आंसर आपका 2 सही है ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स एंड सेकंड, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। तो देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स, मतलब उपनिषद्स में कोई मोरल्स या नीति जो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताए वो ऐसा पैराबल्स नहीं है क्या, ये रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे उसमें छोटी छोटी स्टोरीज थी जैसे नचिकेता, ये पैराबल्स हैं उपनिषद्स में, ये रॉन्ग है। सेकंड, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, तो ये जो है ये राइट है। उपनिषद्स जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में आपके कंपोज किए गए थे और पुराणास जो है आपको जनरली गुप्ता पीरियड, सातवाहना पीरियड उस समय ये किए गए थे। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2, बी, 2 ओनली। Next, India is a member of International Grain Council. And second, a country needs to be a member of the International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. पहला, India is a member of International Grain Council, तो ये आप यस ये सही है।
और कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो आप खुद सोचिए, वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज हैं और इतना सारा ट्रेड होता होगा और फूड ग्रेन्स का भी ट्रेड होता होगा, तो क्या हर कंट्री को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना पड़ता होगा? क्या आपको लग रहा है? ये तो रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, वन ओनली। Which one of the following, question number 60, which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? ये आपको आर्ट एंड कल्चर का बेसिक करंट अफेयर्स है और इसका आंसर है गरबा डांस, सी। नेक्स्ट, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? ये आपको बेसिक पॉलिटी है, कोई सा भी आपको एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और आपको लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 62, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, एकदम सही है। सेकेंड, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, ये रॉन्ग है, ये आपका सेंट्रल या यूनियन लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। और ये आपको लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी दोनों जगह मिल जाएगा पॉलिटी, तो इसलिए इसका आंसर है ए, वन ओनली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भास? भास जो थे वो कनिष्क के कोर्ट में थे, कनिष्क के कोर्ट पोएट थे, तो इसका आंसर है सी, मध्यमा वयोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century वाज द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन। ये भी आपका एंशियंट इंडिया का ही क्वेश्चन है, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। और ये अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको 100% क्वेश्चंस करने भी नहीं होते हैं। ऐसे इसका आंसर है स्रवस्तिवादा विनया, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको क्वेश्चन को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नेगेटिव मार्किंग होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड एंसेंबल ऑफ Hoyslas, Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. How many of the above properties were included in 2023? तो इसका आंसर है फर्स्ट, रानी की वाव तो बहुत पहले आपको ये स्टेटस मिल गया था, और थर्ड जो है सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास ये है, महाबोधि टेम्पल भी नहीं, तो इसका आंसर होगा ओनली 2, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द आर्टिकल 360 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of फर्स्ट एडिशन, सेकंड वेरिएशन, थर्ड रिपील। ये आपको एनसीईआरटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में दिया हुआ है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। Which of the following countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? तो आप इसमें कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखिए, आपको थर्ड नाइजीरिया ये तो हो नहीं सकता, और ये आपका फिफ्थ ये क्वेश्चन ये भी नहीं हो सकता है, तो थर्ड और फिफ्थ वाले तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। फिर आपका बचता है ऑप्शन ए एंड सी, तो 2 और 4 दोनों में कॉमन है। तो आपको पता है, ऐसे भी पता है कि जापान और साउथ कोरिया ये तो आपके एजिंग पॉपुलेशन तो है ही, और इटली आपको थोड़ा सा भी अगर डेमोग्राफी का है और न्यूज़ भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा इटली भी जो है वो अभी एजिंग पॉपुलेशन और लो बर्थ रेट से जूझ रही है। तो इसका आंसर होगा 67 का ए। नेक्स्ट 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट? आर्टिकल 109 मेंशन्स स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. Amendments to the money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. तो ये बेसिक मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत दोनों में मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत में आप आर्टिकल 109 के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन
एनसीईआरटी में आपको मिल रहा है। तो आप इसका जो पॉइंट वाइज देखते हैं, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये एकदम सही है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी सही है। द राज्यसभा कैन इधर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट इट, ये भी एकदम सही है। अमेंडमेंट्स टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ये एकदम गलत है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा 1, 2, 3, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसको आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसलिए आप इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है आप दूसरे क्वेश्चन को करें। अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर कन्फ्यूजन है तो फिर आप कैलकुलेटर रिस्क ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसका आंसर है थर्ड वाला सही है, दैट इज 3 ओनली, डी। Next question, the North Eastern Council (NEC) was established by North Eastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? तो देखिए, हम जोनल काउंसिल के बारे में तो जानते हैं कि जोनल काउंसिल में गवर्नर्स नहीं होते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में गवर्नर्स हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि लास्ट ईयर ही इसका 50th एनिवर्सरी था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, दैट इज गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है डी। ये पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट 71, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन constituted by the government of India till December 2023? तो ये भी आपका पॉलिटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ये सब जगह आपको मिल जाएगा। और इसका आंसर जो है ये है 4, 1952, 1963 में, 1973 में और 2002 में। नेक्स्ट 72, The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? ये आपको लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है पॉलिटी, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये इसके आंसर हैं। मैथिली बाद में ऐड हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड इट लीडर्स। तो भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी करेक्टली मैच्ड है। सोशलिस्ट पार्टी, ये रॉन्गली मैच्ड है क्योंकि इसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, ये सही है। स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचारी, ये रॉन्ग है। तो इसलिए सी राजगोपालाचारी होगा और नरेंद्र देव रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, पॉलिटी का सब जगह मिल जाएगा। आपको याद है तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत। पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। Provisions related to the amendment of constitution are given in part 20 of the constitution, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। Which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? A. Interstate trade and commerce is a state subject on the state list. ये देखिए, पहले तो इंटरस्टेट है, तो आप जहां दो इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट आपके आ गए, तो आपको स्टेट सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। ये मतलब ये तो इसलिए बी आंसर भी नहीं होगा। और सी जो आंसर है, इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ये राइट आंसर है। ये बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? ये बेसिक लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट,
What are the duties of the Chief of Defence Staff as head of the Department of Military Affairs? इस CDS जो है वो न्यूज़ में काफ़ी थे, इसलिए आप इसको करंट में ये इम्पोर्टेंट था ये टॉपिक। तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ, ये एकदम सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द ट्राई सर्विसेज चीफ, ये थोड़ा एब्सोल्यूट पावर जैसी बात हो जा रही है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल थ्री ट्राई सर्विसेज मैटर्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, ये भी अगर आप न्यूज़ पेपर्स थोड़ा देखते रहे होंगे तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड, ये आंसर है आपका ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जियोग्राफी जीके मैप बेस्ड, आप किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं, ये बहुत जीके बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ए, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं यूपीएससी में आजकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट, ये एथिक्स कमेटी, ये जो अपना पार्लियामेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगा ये पॉलिटी। तो इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, राइट। ओनली a member of Lok Sabha can make complaint relating to unethical conduct of the member of Lok Sabha, ये रॉन्ग है। ये अनएथिकल कंडक्ट है तो आपको कोई भी, आपको मेंबर होने की जरूरत नहीं है आपको लोकसभा का, आपको कंप्लेन करने के लिए। एंड थर्ड, द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, अगर कोई मैटर कोर्ट में पहले से ही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स में आप जानते हैं कि वो फिर कमिटी उस पर कोई मैटर पे उसको टेकअप नहीं करेगी, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 3, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फर्स्ट, प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, ये रॉन्ग है, ये डिलिमिटेशन कमीशन पे आएगा। सेकंड, दिस विल बी इनफोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ये एकदम सही है। देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, ये भी सही है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली, दैट इज सी। नेक्स्ट, which of the following statements about exercise मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट, ये भी फैक्चुअल है। ये अगर आप करंट अफेयर्स या बेसिक न्यूज़पेपर अगर देख रहे होंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। दिस वाज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये आपको अगर सिर्फ इस यही पता है कि अगर मित्र शक्ति जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ये बांग्लादेश नहीं है, ये श्रीलंका है। तो अगर आपका 1 गलत हो गया तो आपको ऐसे ही आप ऑप्शंस में देखिए तो आपका सिर्फ डी बचता है, तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट्स कमेंशन ऑन राइट, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, राइट। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, करेक्ट। नेक्स्ट, 83, a writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts too, ये जो रिट्स होते हैं ये आपको NCERT और लक्ष्मीकांत दोनों में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और इसका आंसर होगा सी, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is the governor of the state who recognizes and declares any community to the state of that state as scheduled tribe, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ द कम्युनिटी एज ए स्टेट ट्राइब एज ए शेड्यूल ट्राइब होता है वो गवर्नर नहीं, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, ये एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, बी। नेक्स्ट, with reference to union budget, consider the following statements. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the annual financial statement before both the houses of the Parliament. तो ये on behalf of the President होता है,
एंड सेकेंड, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एकदम करेक्ट है। तो ये आंसर हो जाएगा पॉलिटी का बी, 2 ओनली। 86th, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, ये भी काफ़ी न्यूज़ में कवर किया गया था, तो इसका आंसर है डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट 87th, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज़, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये राइट है। सूडान, वार बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, राइट है। टर्की रेसेंट इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, ये रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, ओनली 2 पेयर्स। Statement 1, Sound pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. Statement 2, Sound pipeline connects Red Sea with the Mediterranean Sea. ये एक्चुअली है तो मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो ये रीजन था वो हाउथी रेबल्स का अटैक के लिए काफ़ी न्यूज़ में था, रेड सी एरिया, इसलिए ये क्वेश्चन था। और ये मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आता है, लेकिन नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसका आंसर जो है वो है ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट, ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रेड सी फिर न्यूज़ में था इसीलिए। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये राइट है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि मेजर कोई वाटर बॉडी तो उसमें कहीं एंटर करती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए आपको मैप पे आप देख सकते हैं, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। और थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी रीजन है, जैसे प्रेसिपिटेशन वहाँ किसी फॉर्म में बहुत कम होता है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, तो इसका आंसर होगा डी। ये हम काफ़ी पढ़ते आए हैं कि सल्फर जो SO2 का जो प्रोडक्शन होता है, एमिशन जो होता है, वो मैक्सिमम आपका पावर प्लांट्स फॉसिल ऑयल जो बर्न करते हैं उस पर होता है। ये आपको एनवायरनमेंट में मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन, देयर हैव बीन मिलिट्री टेकओवर्स, कूज, DTET इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन रिसेंट पास्ट, तो ये आपको जियोपॉलिटिक्स में आप ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो साहेल रीजन जो है ये आपको नॉर्थ अफ्रीका रीजन के एरिया को कहा जाता है, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट ये भी सही है और ये एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रॉन्ग, इंडिया इम्पोर्ट करता है। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये एकदम सही है। इसका आंसर हुआ डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये भी पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएगा। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, first, he/she shall not preside. Second, he/she shall not have the right to speak. Third, he/she shall not be entitled to vote on the resolution for the first instance. तो इसका आंसर होगा 1 only, because he/she shall not be preside, ये सही है। he/she shall not have the right to speak, ये गलत है, स्पीक करने का राइट है उनको। एंड he/she shall not be entitled to vote on the resolution on the first instance, ये रॉन्ग है। 94th, with reference to the Indian Parliament, consider the following statement. A bill pending the Lok Sabha lapses on, ये भी आपको लक्ष्मीकांत NCERT लक्ष्मीकांत, ये आपको दोनों जगह मिल जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है। A bill pending in the Lok Sabha lapses on its resolution, ये सही है। A bill passed by the Lok Sabha and the pending in Rajya Sabha lapses on the resolution of the Lok Sabha, ये भी सही है। A bill regards to which the President of India notified his/her intention to summon the House after a joint sitting lapses on the resolution of the Lok Sabha, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा B, 1 and 2। Next, with reference to the Parliament of India,
Prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. ये wrong है. Second, prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating house which is in session. ये सही है. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of the Council of Ministers. ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 and 3, that is C. Next question, statement 1. The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. सही है. The European Union intends to achieve the carbon neutrality by 2040. ये गलत है, ये 2050 होगा. अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए. तो इसका आंसर होगा C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Next question, 97th का statement 1. Recently Venezuela has achieved a rapid recovery. Notice the word rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. And second, Venezuela has the world's largest oil reserves. तो ये वेनेजुएला का जो क्राइसिस है ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, इनफैक्ट काफ़ी सालों से चल रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे कि यूपीएससी ने वेनेजुएला के क्राइसिस के बारे में पूछा है. तो रिकवरी तो हुई है, बट इतनी भी रिकवरी नहीं हुई है रैपिड की इट हैज़ सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज. तो ये गलत है. वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये सही है. इसका आंसर होगा डी. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Next, with reference to Digital India Land Records Modernization Program, consider the following statements. To implement the scheme, the central government provides 100% funding. तो ये 2016 में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बदल गया था, इसलिए 100% फंडिंग होता है. Under the scheme, cadastral maps are digitized. Right, an initiative has been undertaken to transliterate the records of right from लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा डी. 1, 2, 3. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल केयर मतलब प्री बर्थ services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post delivery health care service in any of the government facility. तो ये स्कीम के डॉक्यूमेंट में आपको ये इस चीज़ पे जो पोस्ट नेटल केयर है उस पर ये साइलेंट है, तो ये रॉन्ग है. अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन फैसिलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज. इनफैक्ट पीएम ने अपने मन की बात में इनकरेज भी किया था, इस बात को उठाया भी था. तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, बी. With reference to the Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana, consider the following statements. The entry age group for enrollment in the scheme is 21 to 40 years. ये wrong है, ये 18 to 40 years है. Next, age specific contribution shall be made by the beneficiary. ये right है. Each subscriber shall under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month by attaining the age after attaining the age of 60 years. ये भी सही है. एंड फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स. तो स्पाउस तो ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स को नहीं होगा. 2 and 3, दैट इज बी ओनली, यही है आंसर. ये गवर्नमेंट स्कीम्स में है. तो आई होप ये आपको सॉल्यूशंस काफ़ी मदद करेगा आपको अपने असेसमेंट के में करने में. और आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट सोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जब भी प्रिपरेशन करें तो एनसीईआरटी एंड बेसिक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान हमेशा रखें. और मेंस के लिए आप प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए. एनीवेयर आपको 70 भी अगर आ रहा है तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है. और पेपर सेकंड पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उस पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पेपर 1 में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पेपर 2 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी हमारा जो कट ऑफ है वो डाउन होता जा रहा है. तो इसलिए आप मेंस के लिए लग जाइए और डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी